असल मुद्दा ईशान यहाँ रिप्रेजेंटेशन का है। अगर हिस्सेदारी और भागीदारी दोनों की अगर बात की जाती है तो मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देने में पार्टियां चूक क्यों जाती हैं? और आपके पास एक लंबे समय तक मुस्लिम वोट बैंक आपका रहा है, आप राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर केंद्र से लेकर राज्यों में, लेकिन वो हर साल घटता चला गया। मतलब ये कि वोट लेने के समय तो याद आ जाए, फिर उसके बाद उनको किनारे कर दिया जाए। तो मुसलमान वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करे या इस्तेमाल हुआ महसूस नहीं करे तो फिर क्या करे? पूर्णिमा जी देखिए, पूरे सवाल का जो जवाब मैं दूंगा वो लॉजिकली दूंगा आपको। आप ये देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला प्रश्न हमें ये पूछना चाहिए था कि हमारे गठबंधन ने तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी दे दिया, भावी मुख्यमंत्री का, और उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी दे दिया। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है और उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अमित शाह ये बोल चुके हैं कि विधायक दल हमारा डिसाइड करेगा, निर्णय लेगा। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं इस बार। रही बात देखिए हमारे उप मुख्यमंत्री के चेहरे की, क्योंकि आपने ये बोला कि वो समाज सिर्फ 3% है पूरे समीकरण में बिहार के। आप उसको 3% की नजर से मत देखिए, वो अति पिछड़ा समाज है, और अति पिछड़ा समाज बिहार में लगभग 36% है। तो हमने केवल 3% को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, हमने 36% को रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया है। ज्ञान नहीं है। एक मैंने किसी के बीच में जयनारायण प्रसाद निषाद, मैंने किसी के बीच में मल्लाह समाज के निखिल जी, पहले ये निखिल जी बोले। निखिल जी बात होने दीजिएगा पूरी। निषाद हमारी पार्टी में, ठीक है निखिल जी बात होने दीजिए पूरी। निखिल जी बात पूरी होने दीजिए, फिर उसके बाद आप काउंटर रखिएगा। निखिल जी इसके बाद, समाज की ठेकेदारी, निखिल जी इसके बाद, निखिल जी इसके बाद, ओबीसी समाज की विलेन है। ठीक है निखिल जी इसके बाद, पहले ईशान बात पूरी करेंगे। मैं वापस आता हूं उसी बात। तो हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है वो 36% को दिया है बिहार के, और तेजस्वी यादव जी भी पिछड़े समाज से आते हैं। अब आइए दूसरी बात पे, पिछड़े समाज से तो कर्पूरी ठाकुर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, आपके कर्पूरी ठाकुर जी पे भी जवाब दूंगा, कर्पूरी ठाकुर जी पे भी जवाब ज्यादा बेइज्जत कांग्रेस ने किया। ठीक है, देखिए बार बार बीच में टोका टाकी करने से डिबेट नहीं हो पाएगी। जल्दी जल्दी बाकी में आप देखिए, हमने ये स्पष्ट किया है, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, हमारे प्रभारी कृष्णा अलावरू जी हो, और पप्पू यादव जी हो, हमारे नेताओं ने ये स्पष्ट किया है कि 14 नवंबर को जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारी तरफ से और जातियों को भी और समूह को भी रिप्रेजेंटेशन सरकार में दिया जाएगा। अभी ये फिक्स नहीं है कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री रहेंगे। उप मुख्यमंत्री के चेहरे अभी ऐड होंगे, उसमें मुस्लिम चेहरे भी हो सकते हैं, उसमें अगड़े भी हो सकते हैं, और उसमें पिछड़े समाज के भी लोग हो सकते हैं। अब आइए दूसरी बात पे। देखिए बीजेपी जब चिंता करती है मुसलमानों की, तो सबसे पहले सवाल उसको अपने अंदर झांकना चाहिए, उसको अपने गिरिबान में झांक के। अभी निखिल आनंद जी मेरे को बीच बीच में टोक रहे थे, मैं अब इनसे एक सवाल पूछता हूं। गिरिराज सिंह इन्हीं के मंत्री हैं, इन्हीं के सांसद हैं बिहार से, वो मुसलमानों को हरामखोर कहते हैं। क्या मुसलमानों को हरामखोर कहना ठीक है कि नहीं है? इस डिबेट में आज ये उत्तर मेरे को मिलना चाहिए यहाँ पर, और मुसलमानों को भी ये उत्तर मिलना चाहिए कि क्या मुसलमान हरामखोर है जिस तरह से गिरिराज सिंह बोल रहे हैं। अब ये बीच में देखिए पूर्णिमा जी इस तरह से ठीक है, जब जवाब देना होगा निखिल जी तब दीजिएगा ना। निखिल जी अपनी बारी में जवाब दीजिएगा, प्लीज सर, प्लीज सर, डोंट इंटरप्ट, प्लीज सर, बोलिए सर, जल्दी से क्विकली फिनिश करेंगे। ये सब टिप्पणियों से बचना चाहिए। इनको नहीं बोलना, इनको बीच में नहीं बोलना चाहिए, जरूरी नहीं। अब देखिए बीजेपी को नैतिक आधार है बीजेपी को मुसलमानों के लिए कोई भी बात बोलने का। जब देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं चुनावी भाषणों में कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, मीट खाने वाले, मटन खाने वाले मंगलसूत्र ले जाएंगे, उसके बाद घुसपैठिए बोलने का काम करते हैं, उसके बाद सीए के माध्यम से मुसलमानों को गद्दार बोलने का काम करते हैं, और आपका जहां ऑफिस है नोएडा में पूर्णिमा जी, उसके सूबे के मुख्यमंत्री 80-20 की बात करते हैं, और बटेंगे तो कटोगे की बात करते हैं, और धार्मिक अराजकता की जब राजनीति करते हैं तो बीजेपी को और उसके साथियों को कोई नैतिक आधार नहीं है मुसलमानों के लिए बोलने का। और आखिरी 5 सेकेंड, अगर इतनी चिंता थी मुसलमानों की
तो मध्य प्रदेश में एक भी मंत्री नहीं है मुसलमानों का, बना देते। छत्तीसगढ़ में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, और उत्तर प्रदेश में भी 19% मुसलमान है, लेकिन एक मंत्री है। इसका जवाब निखिल जी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से एक बार कुंवर अजय जी आपके पास आना चाहती हूँ। रंजन जी आपसे भी जवाब लूंगी और रामकृपाल सर आपके पास भी मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले कुंवर अजय सिंह साहब, 2014 में जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपको मुस्लिम वोट बैंक भरपूर मिला, आप उसकी बात हमेशा से करते हैं, आपने अपने कैंडिडेट भी उतार दिए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया, लेकिन ये तो मानेंगे ना कि बीजेपी के साथ आने के बाद आपका खुद का मुस्लिम वोट बैंक गिरा है, और ये मैं नहीं कहती हूँ, ये आंकड़े कहते हैं। तो क्या भरोसा घट रहा है क्या जेडीयू का बीजेपी के साथ एनडीए के अंदर रहने से मुस्लिम वोटर्स का आपके ऊपर? क्योंकि आप भी बात करते हैं सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की, तो कहां रह जाता है फिर वो? पूर्णिमा जी, मुस्लिम समुदाय के लिए एमवाई समीकरण बोल करके राजद ने कभी कुछ किया ही नहीं, केवल बीजेपी का भय दिखा करके मुस्लिम भाइयों की वोट लेती रही, कभी इन्होंने कुछ किया नहीं। पर 2005 में माननीय नीतीश जी जब सत्ता संभाले हैं तो तालीमी मरकज बना करके मुस्लिम युवाओं को, मुस्लिम बहनों को स्कूल भेजे हैं जो कि स्कूल के बाहर थे। तो मुसलमानों के लिए जब भी जरूरत पड़ी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों के लिए माननीय नीतीश जी ने सबके लिए कार्य किया है, और हमेशा मुस्लिम भाइयों का भी मत हमें बढ़ चढ़ करके मिला है। बीच में कुछ राजद के लोगों ने भरमा दिया था, जिसके वजह से अब मुस्लिम भाइयों का भी आंख खुल गया कि 2%, 2.5% वाले को डिप्टी सीएम और 18 से 19% वालों को वेटिंग में रखा गया है। तो अब हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी बोल दिया है कि तेजस्वी जी भी वेटिंग ही सीएम रहेंगे। यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें, केवल ये सपना है, दिवा स्वप्न है, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। अब मुस्लिम भाइयों का भी बढ़ चढ़ के वोट हमारे साथ आ रहा है। हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हमने सबके लिए काम किया है। अगर नीतीश कुमार ने क्रेडिट कार्ड दिया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए दिया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया है, 125 यूनिट बिजली जो फ्री दिया है सबके लिए दिया है, महिलाओं को जो आरक्षण दिया है सबके लिए दिया है, किसान क्रेडिट कार्ड दिया है सबके लिए दिया है। तो आज अब हमारे मुसलमान भाइयों की भी आंखें खुल गई कि देख लीजिए किस तरीके से एमवाई का नाम लेकर के और ये केवल धोखा देते रहे मुस्लिम भाइयों को। अब इनका आंख खुल गया और ये बढ़ चढ़ करके हमारे पाले में आ चुके हैं, और विशाल मत से अभी तक जो हम सबके मत पाते थे, इस बार मुस्लिम भाइयों का बढ़ चढ़ करके मतदान हमें मिलेगा और हम उनका समर्थन पाएंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ठीक है रंजन जी, मुसलमानों को हरामखोर बोलना ठीक है, उसका जवाब निखिल जी, उसका जवाब निखिल जी दे देंगे, उसका जवाब निखिल जी दे देंगे। ठीक है रंजन जी, भारतीय जनता पार्टी ने और सीधे देते ना, मुस्लिम भाइयों को कब तक डरा के रखोगे? तो समझा लीजिए, मुस्लिम भाइयों को कब तक डरा के रखोगे? 4 सीट क्यों दिया और सीट दे देते ना। ठीक है, अगर आप लोगों को 29 में से 1 सीट दी, अगर आप लोगों को किसी और का बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता तो दूसरे के में भी फिर बीच में इंटरप्शन ठीक नहीं लगता है। रंजन जी आपके पास आते हैं। चिराग पासवान के रेफरेंस में डेप्यूटी सीएम के ऐलान के साथ ही एक कैंडिडेट अभी तक आपकी सीटों में से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का देखने को मिला है। पिछले चुनावों में अपने दम पर 3% मुस्लिम वोटर्स आप लेकर आए। ये बैलेंस दिखता है क्या? ये बैलेंस दिखता है आरजेडी के कंपैरिजन में, जो आरजेडी कर रहा है अपने सीटों के एलोकेशन के साथ? सवाल तो उठा दिया आपने डेप्यूटी सीएम को लेकर कि भाई सैनी को क्यों मिसलीड कर दिया, मुसलमानों को एम से हटाकर मल्ला जोड़ दिया, क्यों? पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार। उम्मीद है कि हमारी बातों को लोग धैर्यपूर्वक सुनेंगे, बीच में बोलेंगे नहीं। पूर्णिमा जी देखिए, ये लोग तो मुस्लिम के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, हमारे नेता ने तो मुस्लिम के नेतृत्व की बात सिर्फ आज नहीं किए हैं, बल्कि 2005 में आपको याद होगा कि अल्पसंख्यक को नेतृत्व देने के नाम पर हमने अपनी सत्ता गंवा दी थी, और यही राजद के, यही महागठबंधन के लोग उस समय मुस्लिम चेहरा के नाम पर समर्थन देने में असमर्थ थे। आपको याद होगा पूर्णिमा जी 2006 में
जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो इन्हीं के यूपीए गवर्नमेंट में सच्चर कमेटी के सिफारिश में जो आया था वो वक्फ बोर्ड के संपत्तियों का प्रबंधन हो, चाहे रोजगार एवं कौशल का विकास हो, चाहे सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो, ये जो सारी चीजें हैं ये एनडीए सरकार लेकर आई। चाहे रोजगार के माध्यम से उस्ताद योजना हो, नई रोशनी योजना हो, नई मंजिल योजना हो, इस तरह की चीजों को हम लोगों ने अप्लाई किया। सिर्फ इतना ही नहीं, सामाजिक उत्थान के लिए हम लोगों ने ट्रिपल तलाक जैसे सामाजिक कोर को खत्म करने का काम किया है। इन्होंने तो कभी हिमायती, जब सच्चर कमेटी के सिफारिशों को हमने लगाया, हमने उसको जिंदा किया, हमने उसको अप्लाई किया, मुस्लिम हित को हमने जो सरकार है 11 साल से उस पर काम करने की हमने कोशिश किया है। और जितनी भी जो अन्य योजनाएं हैं जो सबके लिए है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का योजना हो, चाहे कोई भी, तो इनको तो समझना चाहिए। ये तो मुस्लिम को भी समझना पड़ेगा कि हम जो हमारे लिए हितैषी है वो कौन लोग हैं। आपने तो चलिए फिर भी एक दे दिया कैंडिडेट, 101 सीटों में इन्होंने एक भी नहीं दिया, तो समझना तो फिर इनको भी चाहिए ना। जब बात रिप्रेजेंटेशन की होती है तो उस रिप्रेजेंटेशन में बैलेंस दिखना चाहिए ना।